तो लास्ट में हम लोग कूलम लॉ की प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ चुके थे, सब कुछ जो कूलम लॉ की प्रॉपर्टी है वो सब देख चुके थे। यस सर, वेक्टर फॉर्म में करना है इस बार। वेक्टर फॉर्म में देखना है ना, यहाँ से करना था। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। सर अब ये ऐसे ही आएगा, मतलब प्रेजेंटेशन के रूप में ही पढ़ाऊंगा? क्यों पास? हाँ ऐसे ही आएगा, अच्छा नहीं है सर वो बार बार वो हट जाता है तो फिर बार बार दोबारा रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। अच्छा, तो साथ साथ लिखते रहो फिर। सर इतनी सारी लाइन से इतनी जल्दी जल्दी लिखना मुश्किल है ना। लाइन तो आपको दिख जाएंगे रिकॉर्डिंग में जब करोगे तो, उससे नोट्स बना सकते हो। या मैं एक्चुअली एनोटेशन हमेशा मूव नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी टेक्निकली सेव नहीं होती फाइल। जैसे लास्ट टाइम से अभी मैं थोड़ी देर पहले क्लास ली तो सेव हो गई थी, तो मैंने सेंड कर दिया था बच्चों को। कभी कभी होता है सेव नहीं होती, हमेशा नहीं होता सर, ठीक है। और वो टाइम वेस्ट हो जाता है ना बार बार रिकॉर्डिंग से लिखने में। सर आप साथ साथ लिखते रहो, हम भी लिखते रहेंगे। चलो ठीक है। यस सर, वही वाला तरीका ज़्यादा अच्छा था। ऐसा नहीं है, ये जो चीज़ें इसमें जैसे ये जब है ना, ये जो आपके थ्योरेटिकल चीज़ें, थ्योरेटिकल तो कम आएंगी ना, हमसे थोड़ी आएंगी थ्योरेटिकल, ज़्यादा तो न्यूमेरिकल चीज़ें आती हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल आएंगी बीच में। तो आप लोग लिखते रहा करो साथ में, अगर आपको लगता है कि वो ठीक है तो साथ साथ लिखते रहा करो। और जो ऐसी कोई लाइनें आती हैं उनकी फोटो वगैरह खींच सकते हो या बाद में देख सकते हो, है ना। चलो कोई नहीं, करते हैं अभी इसको। अच्छा, कूलम लॉ एंड वेक्टर फॉर्म देखना है। कूलम लॉ एंड वेक्टर फॉर्म का आइडिया दे सकते हो क्या हो सकता है? कूलम लॉ एंड वेक्टर फॉर्म आपका फॉर्मूला ये था, F = K Q1 Q2 by R²। K जो है यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपका हुआ लगभग स्केलर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना चाहिए इस फॉर्मूले को? मान लो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, सर यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। दोनों का हमें पोजीशन वेक्टर पता है। मान लो कि इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, R2 वेक्टर है। बताओ कैसे करना चाहिए? सर R2 - R1 का मॉड ले लेंगे। R को हम ले सकते हैं, R वेक्टर हमारा जो होगा वो होगा R2 - R1 का मॉड। ठीक है जी, ये तो किसी को डाउट नहीं होगा। ये जो वेक्टर है R वेक्टर, ये होगा हमारा, मैंने भी डायरेक्शन में लिखा इसकी। ये जो R वेक्टर होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो R2 - R1 का मॉड होगा। तो यहाँ पे जो R² आ रहा है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। एक बात तो ये हुई, ठीक है। लेकिन अभी ये वेक्टर फॉर्म में नहीं आया। वेक्टर फॉर्म में आने के, अभी तो स्केलर सब चीजें, अब वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए तो वेक्टर लाना पड़ेगा। कैसे करें? यस सर, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर करना पड़ेगा। तो R वेक्टर, तो किस तरफ को लूँ वेक्टर? वो मैंने, मान लो मैं फोर्स निकाल रहा हूँ ऑन चार्ज, सपोज 2 निकाल रहा हूँ, इस चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूँ बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज। तो क्या लिखूंगा इसे? फोर्स 2 बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज। तो ये किधर को आना चाहिए वेक्टर? इधर को बनाऊं या इससे उल्टा बनाऊं? सही है, सही है, ये इधर को होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर ऐसा होगा। तो ये R कैप जो वेक्टर है इसको मैं क्या लिखूं? इसको R2 वेक्टर की फॉर्म में, और R1 वेक्टर की फॉर्म में क्या लिखूं इसे? सर ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मतलब मैंने ये वेक्टर ले लिया इस डायरेक्शन में और इसके मॉड से डिवाइड कर दूं तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। तो ये जो वेक्टर है इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो यानी जो फॉर्मूला मेरा बना है क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 वेक्टर का मॉड माइनस R1 वेक्टर का मॉड, सॉरी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाय, ये क्यूब हो जाएगा नीचे, R2 माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा? यस सर। बस, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं थी, मैंने आपके लिए, आपको आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए नहीं करना। इज इट ओके? कोई डाउट किसी इसमें? सर
ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ। लिमिटेशन क्या है कूलम लॉ की? होल्ड वेल्ड दस पेड़ एक बंद कर दीजिए। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्या लिमिटेशन ऑफ द कूलम लॉ? कूलम लॉ होल्ड फॉर स्टेशनरी चार्ज ओनली व्हिच आर पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए वैल्यू होता है, यूजुअली हम पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन, जैसे ग्रेविटेशन लॉ डिफाइन किया था तो पॉइंट चार्ज के लिए किया था, पॉइंट मास के लिए सॉरी। ऐसे ये पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन है, और चार्ज आपके रेस्ट में होने चाहिए। अगर ये मूव करेंगे एक्चुअली तो इनमें जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, तो फिर हम कूलम लॉ नहीं लगाएंगे, कूलम लॉ भी लगाएंगे और साथ में और फोर्स भी लगाने पड़ेंगे आपको। तो इट इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज, पॉइंट चार्ज, दिस इज कूलम लॉ। ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है कि ये वैलिड है ओनली फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। मतलब ये आपने एटॉमिक फोर्स पढ़े होंगे, न्यूक्लियर फोर्स सुना होगा। यस सर। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे न्यूक्लियस के अंदर लगता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है लगभग इतना होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो बहुत छोटे डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव होता है। तो छोटे डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और अगर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो तो फिर हम कूलम लॉ की या कूलम फोर्स की बात करते हैं। तो ये जो वैलिड है ये छोटे डिस्टेंस के लिए नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए 10⁻⁻15 से ज़्यादा। तो वहाँ पे फिर हम कूलम लॉ की बेसिकली बात करेंगे, वहाँ पे हमारा कूलम फोर्स इन दोनों के बीच में। तो इसकी एक लिमिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए लेकिन है। इट फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ, न्यूटन थर्ड लॉ होता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। जैसे यहाँ पे अगर हम फोर्स ऑन 1 2 निकाले तो आप पूरा डायरेक्शन दोबारा सॉल्व करोगे तो ये अपोजिट आ जाएगा, 1/4πε0 q1 q2 डिवाइड बाय r1 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये उल्टा हो जाएगा इस बार। अगर आप ये वेक्टर निकालोगे तो इस बार इधर को लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि फोर्स इधर को आएगा इसमें। नीचे तो मॉड है तो मॉड तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप r1 माइनस r2 लिखो या r2 माइनस r1 लिखो, तो नीचे तो यही रहेगा सेम, लेकिन ऊपर उल्टा हो जाएगा। ठीक है सर, ऊपर पहले हमने R2 माइनस R1 क्यों दिया था? R1 माइनस R2 भी तो हो सकता था। आपने बोला था इसलिए दिया था मैंने, तो उल्टा कर लो। आपने तो बोला था कि ऐसे ले लो भाई। देखो इस पे फोर्स निकाले थे ना 2 पे देवेश। यस सर। 2 पे जो फोर्स, अभी हमने दोनों चार्ज को पॉजिटिव माना है, ठीक है। तो 2 पे जो फोर्स लगेगा इधर को लगेगा बिकॉज ऑफ 1, ठीक है। यस सर। इस तरफ को जो वेक्टर होगा फोर्स का जो डायरेक्शन है, यानी ये वाला डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर कौन सा होगा? ये R2 माइनस R1 होगा या R1 माइनस R2 होगा? वेक्टर से आप लोग जानते हो ना, जब ये वेक्टर हम निकालते हैं तो हम हेड का वेक्टर माइनस टेल का वेक्टर करते हैं। तो यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करना पड़ेगा ना, हेड माइनस टेल करेंगे तो। सर यस सर, जो आपने इधर ये लिखा है f वेक्टर 2 to 1 इज इक्वल टू f वेक्टर 1 to 2, तो सर यहाँ पर एक नेगेटिव भी आएगा। माइनस, ठीक है। तो देवेश ने क्वेश्चन पूछ लिया ना। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ देवेश का। हाँ देवेश, तो ये समझ में आया आपको? जो F21 वेक्टर है, ये जो फोर्स है, इसके डायरेक्शन R इस वेक्टर की तरफ को होगी, और ये वेक्टर हमारा R2 माइनस R1 आएगा। समझ में आया अभी? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि R1 माइनस R2 क्यों नहीं होगा? आपको वेक्टर ये वाला वेक्टर लेना है ना। ये वाला वेक्टर कैसे निकालते हो आप इसका जो ये हेड है इसका पोजीशन वेक्टर लेते हो, वो क्या है यहाँ पे? R2 है, और माइनस क्या करते हो आप? टेल का पोजीशन वेक्टर करते हो। टेल का पोजीशन वेक्टर क्या यहाँ पे? R1 है। जब ये वाला वेक्टर निकालोगे तो आपको R2 माइनस R1 ही करना पड़ेगा ना। अगर आप R1 माइनस R2 करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि अगर मान लो प्लस चार्ज ना होते, माइनस चार्ज होते तो क्या होता? क्या फॉर्मूला सेम होता? ये वाला या चेंज होता? ये वाला फॉर्मूला? तो फॉर्मूला विल बी सेम, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर माइनस होता है यहाँ पे तो ये माइनस खुद ही यहाँ पे माइनस आ जाता, तो माइनस आता तो फिर डायरेक्शन खुद ही अपोजिट हो जाती है आपकी, तो आपको करने की जरूरत
यहाँ पे खुद ही हो जाएगी वो, ठीक है। तो अगर कोई भी एक चार्ज नेगेटिव होगा या दोनों चार्ज भी नेगेटिव होंगे तो खुद ही फॉर्मूले से आ जाएगा। आप केवल प्लस वाले के लिए ड्राइव कर लो, बाकी तो खुद आ जाएगा, ठीक है। Yes. ओके, फॉर्मूला रिमेन सेम। आगे मूव कर रहा हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ रिप्रेजेंट सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्स आप लोग समझते हो, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो काम करते हैं उनको सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। तो ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग काम करता है फोर्स, इसलिए सेंट्रल फोर्स है। एनालॉगस टू द न्यूटन सर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे कंजर्वेटिव इन नेचर है। बोलिए। सर वो जो क्या कहते हैं सर, एक पिछले साल का पेपर में वो जेई का वो सैंपल पेपर दे रखा था, उसमें क्वेश्चन दे रखा था हाउ स्ट्रॉन्गर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू सर ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज स्ट्रॉन्गर देन एज रिस्पेक्ट टू एक करके था एप्सिलॉन का कूलम वो आता है ना सर के F = K Q1 Q2 by R square। हाँ, तो उसका K1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कंपैरिजन 6 सर उससे करना था, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट से 6.1 करके। जी से। यस सर। इसकी वैल्यू 10⁻9 होती है ऐसा यूनिट में। ये कितना होता है आपका? 6.67 into 10⁻11 होता है। उससे Yes, sir. कर सकते हैं। सर उसमें था हाउ क्या मच स्ट्रॉन्गर इज कैन बी सेड, उसमें इक्वेशन बना के कुछ करना था उसका। डिवाइड कर लेंगे ना। एग्जैक्ट। हाँ, तो अगर वैल्यू आपको पता है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको वैल्यूज वगैरह पता है Q1 Q2 और M1 M2 की, तो निकाल सकते हो। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होता है और चार्ज भी पता होता है, तो आप दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स भी निकाल सकते हो। आपको डिस्टेंस मान लो 1 मीटर मान लो, तो आप ग्रेविटेशन फोर्स भी निकाल सकते हो उनके बीच का, और कूलम फोर्स भी निकाल सकते हो। दोनों को फिर रेशो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। एग्जैक्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन है क्या, है ना। तो दोनों निकाल सकते हैं हम लोग, अगर मास पता है हमें और ये पता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो आपको जो वैल्यू निकाली होगी इन्होंने ऐसे कुछ अज्यूमशन मान के 2 प्रोटॉन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में निकाल के हमने निकाला होगा रेशो की, क्या रेशो होता है। ये शायद यहाँ पर रेशो होगा। ये कूलम फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब ये कूलम फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशो होगा। टेकिंग समथिंग प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन वगैरह लेके निकाला गया होगा, ठीक है। तो कितना रेशो आ जाएगा। एनीवे, प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में, किसके बीच में? ऑर्डर कंसीडर कर लिया होगा ना सर। ऑर्डर होगा, देखना पड़ेगा। प्रोटॉन अगर होगा तो आपका मास उसका 3 टाइम्स होता है, चार्ज तो बराबर है, तो 3 और 3 6 का फर्क पड़ जाएगा अगर प्रोटॉन होंगे तो। मोस्ट प्रोबेबली प्रोटॉन होना चाहिए, लेकिन देखना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर कि क्या है। निकाल के देख लो, इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितनी आएगी, है ना। यस सर, ठीक है। तो छोटी का चीजें सारी। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि कूलम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल है आपका, ये तो ऊपर भी आ चुका है, दोबारा आ गया, ठीक है। इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशन फोर्स। तो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इससे स्ट्रॉन्गर फिर न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो उससे वीकर है, ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्गर है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। सर सेंट्रल का क्या मतलब है? सेंट्रल का मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग काम करता है। जैसे प्लस चार्ज अगर यहाँ पे है, दूसरा प्लस चार्ज यहाँ पे है, तो ये फोर्स ऐसे काम करेगा, इनकी जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके अलोंग काम करेगा। ओके सर। तो ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है कूलम लॉ की। दीज आर द थिंग। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कई किताबों में नहीं लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि 2 चार्ज के बीच में जो कूलम फोर्स होता है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ऐसा लिखा हुआ है किताबों में, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनता है आपका, F = 1/4πε r लिखो या K लिखो, यहाँ पे ये बनता है फॉर्मूला। तो किताबों में लिखा हुआ है कि कूलम फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन बिटवीन द चार्जेस, लेकिन एक्चुअली जो कूलम फोर्स अगर आप अच्छी किताबों में देखेंगे तो लिखा है कूलम फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। कूलम फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ऐसा लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला भी है, इसमें तो घट रहा है कूलम फोर्स। अगर आप के कुछ होगा आपका वैल्यू के का, तो कूलम फोर्स कम हो जाएगा,
एक तरफ तो आप कर लो कि ये घट रहा है, एक तरफ आप कर इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम है, ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना, क्या सही है? सर ये एफ नेट है ना जो हम निकाल रहे हैं हाँ, फॉर्मूले तो में। हम लोग जो बात कर रहे हैं ये एफ नेट है। नेट मतलब जैसे जो दो चार्ज थे आपके प्लस और मान लो ये वाला प्लस था, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स था, अब आपने इनके बीच में मीडियम डाल दिया, तो मीडियम को डाइलेक्ट्रिक डाल दिया आपने मान लो, तो अब क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा इसके पास, ऐसा कुछ हो जाएगा मान लो, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा मान लो डाइपोल वगैरह से अरेंज जो भी हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे नेट जो है कुछ फील्ड वगैरह आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फील्ड कम हो जाएगा, अगर फील्ड कम होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तो आपका फोर्स यहाँ पे एफ बाई के हो जाता है। लेकिन वो कम क्यों हो जाता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में तो फोर्स है ही, इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो तो अभी भी उतना ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए इनके कारण एक और फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जो कि उसकी वैल्यू को कम कर देता है, जो क्या करता है उसकी वैल्यू को कम कर देता है, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स कम हो जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स है अभी भी सेम है, वो चेंज नहीं हुआ, जो पहले फोर्स था अभी भी फोर्स वही है। तो कूलम फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होता है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होता है, लेकिन किताबों में ऐसा लिखा नहीं हुआ, किताबों में लिखा है कूलम फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का जो फंक्शन है यहाँ पे वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या करती है। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब जो आपने मीडियम भरा है उसके अंदर उसको डाइलेक्ट्रिक बोलती है, जो मैंने पोलराइज हो सकती है। कोई भी मीडियम आपने भरा मतलब उसके अंदर आपने ऑयल भर दिया, पानी भर दिया, दो चार्जों के बीच में यहाँ पानी आ गया तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं मीडियम को। मीडियम मतलब मीडियम समझ लो आप, मीडियम जो आपका है उससे फर्क कैसे कैसे पड़ेगा ये आपको समझना पड़ेगा। सर सेकंड पॉइंट समझाइए ना। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज एनालोगस टू द ग्रेविटेशन इन मैकेनिक्स, ये यस सर। मतलब मैकेनिक्स में जैसे आपका ग्रेविटेशन लॉ होता है उसमें क्या होता है कि आपका प्रोपोर्शनल टू द मास का प्रोडक्ट क्या होता है m1 m2, यहाँ पे जो है कूलम लॉ जो है प्रोपोर्शनल टू द चार्ज के प्रोडक्ट क्या होता है, वहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ये, यहाँ पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, तो आपका फॉर्मूला सेम आया था दोनों का लगभग, यहाँ पे g m1 m2 बाय आर स्क्वायर आता है और यहाँ पे k q1 q2 बाय आर स्क्वायर आता है, तो ये एनालॉगस है, मतलब उसके इक्विवेलेंट है, जैसे मैकेनिक्स में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, ठीक है। ओके सर। These are the properties of Coulomb law. Force between multiple charges, force अगर मान लो कई सारे चार्ज हैं उनके बीच में आपको फोर्स निकालना है और आपको ऐड करना है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अगर मान लो ये तो स्केलर का हुआ ना क्या सर, जो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस अलजेब्रिक सम होगा ना? नहीं, वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम, वो भी फोर्स वेक्टर होता है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी सर, हाँ सर वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसका जो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड लेके ही करते हैं ना सर। नहीं, मैग्नीट्यूड लेके कैसे करोगे, एंगल पता होना चाहिए आपको। अरे सर जैसे वो सर आपको क्वेश्चन भेजता हूँ एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे जो है अभी तो क्वेश्चन पे लिखने दो, मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो Q चार्ज है मान लो इस पे Q1 फोर्स लगा रहा है, तो Q1 फोर्स जो इसका लगेगा मान लो इधर को, Q2 जो फोर्स लगाएगा वो लगेगा मान लो इधर को, तो अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो इन दोनों का आपको वेक्टर सम लेना पड़ेगा, इन दोनों का जब वेक्टर सम लोगे तो कुछ बीच में आएगा ऐसे, तो दिस इज द वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस, तो आपको जो ऐड करना पड़ेगा इस पे वो एज अ वेक्टर करना पड़ेगा। अब ये दो चार्ज के कारण आपने लिया, मान लो दो से ज्यादा चार्ज होते हैं, तीन चार चार्ज होते हैं, तीनों चारों को ऐड करते हैं आप, तो किसी भी चार्ज पे जो फोर्स आएगा इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस, दिस इज योर दिस थिंग। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो इंडिविजुअल सम होगा सबका, रिजल्टेंट सम होगा, ठीक है सर R1 नहीं होगा ना वो? नहीं, ये F1 F2 F3 ये गलत है, ठीक है। तो वेक्टर की तरह ऐड करेंगे, इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस भी हैं आपके, स्पेशली बोर्ड्स वगैरह में काफी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें, तो वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे बीच में, अभी क्वेश्चन भी आएंगे तो उनको भी हम लोग देखेंगे। इतना क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये बार बार आप पढ़ोगे कि जब आप पोटेंशियल पढ़ोगे या बाकी चीजें पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आए, जैसे आपने पॉइंट मास पढ़ा था,
ये टेस्ट मास पड़ा था, यहाँ पे टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज होता है बहुत छोटा चार्ज होता है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ऐसा चार्ज होता है कि जिससे कि आपका बाकी चीजें डिस्टर्ब ना हो, मतलब बाकी जो चार्जेस हैं उनकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो। तो आप कहीं से लेके उसे आते हो, तो आप लाके मान लो इस पॉइंट तक लाना चाहते हो, ए पॉइंट तक, तो आप देखते हो कितना वर्क मुझे करना पड़ा, क्या करना पड़ा। तो ये चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है, तो ये जब आता है यहाँ पे तो बाकी चार्जों की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज सॉरी, या फिर टेस्ट चार्ज। तो बार बार आप बोलोगे कि टेस्ट चार्ज को हम लेके आए इन्फिनिटी से, तो उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो ये बहुत छोटा चार्ज है और पॉजिटिव है। हम यूजुअली जो है पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई भी आप आंसर निकालोगे, मान लो पॉजिटिव के लिए कोई वर्क डन आया मान लो 20 जूल, तो नेगेटिव के लिए -20 आ जाएगा, है ना। तो हम यूजुअली पॉजिटिव के लिए ही बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए निकालना थोड़ा ईजी मैंने लॉजिकल होता है, आराम से हम समझ जाते हैं। नेगेटिव का उसका अपोजिट ले लेंगे अगर नेगेटिव होगा तो। नेक्स्ट है चार्ज डेंसिटी। सर पॉजिटिव के लेते हैं। पॉजिटिव के लिए थोड़ा इजी होता है, मैंने कन्वेंशन वाले इजी होता है पॉजिटिव में कैलकुलेशंस वगैरह। जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया था इस वाले केस में, तो हमारा जो फॉर्मूला आया था फिर नेगेटिव के लिए वो सेम हो गया सबके लिए। अगर आप नेगेटिव लेते तो फिर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि डायरेक्शन इधर को होगी, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो हमने सर ले तो कुछ दोनों सकते हैं ना वैसे। हाँ दोनों ले सकते हैं, पर यूजुअली हम लोग जब करेंगे तो फिजिक्स में पॉजिटिव लेते हैं यूजुअली। ऐसा नहीं है, गलत नहीं है होने के, नेगेटिव वालों को तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन यूजुअली पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमेशा आप देखोगे कि पॉइंट चार्ज लेके आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, उसी के लिए डिफाइन करेंगे हर चीज हम। अब चार्ज डेंसिटी होती है आपकी, डेंसिटी मतलब 3 तरह की हो सकती है, लीनियर हो सकती है और एरियल हो सकती है और वॉल्यूमेट्रिक हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो सकती है, एरिया चार्ज डेंसिटी हो सकती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो सकती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है। मान लो कोई रॉड है और रॉड पे चार्ज है, तो आप बोलोगे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी है। तो इस केस में हम लोग बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी की। एरियल चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, मान लो कोई प्लेट है, इसके पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो हम बोलेंगे इसको एरियल चार्ज डेंसिटी। या फिर मान लो कोई स्फीयर भी है अगर, और इसकी केवल आउटर सरफेस पे मान लो चार्ज है, तो अगर हम इसका एरियल चार्ज डेंसिटी निकालें तो हम क्या लिखेंगे, एरियल चार्ज डेंसिटी विल बी, सिग्मा लिखते हैं यूजुअली, Q बाय 4πr²। इसका जो एरिया होगा स्फीयर का 4πr² होगा। अगर मैं पर यूनिट एरिया निकालूं तो 4πr² से डिवाइड करना पड़ेगा। सर यस सर जो रॉड है उसका भी कुछ एरिया है, तो उसके लिए एरियल चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं लेते हैं? यूजुअली हम रॉड के लिए ये वाले डायमेंशन को बहुत छोटा मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। हम मानते हैं कि इसकी ये वाले डायमेंशन ही मेजर है ना। तो यूजुअली हम लोग इसमें नहीं निकले। आप निकाल सकते हो अगर रॉड का मान लो फाइनाइट डायमेंशन है, तो यू कैन आल्सो फाइंड द एरियल चार्ज डेंसिटी। सर जो फ्लैट सरफेस है उसके लिए एरियल चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। हाँ, जहाँ पे हम एक एरिया की बात कर रहे हैं कि चार्ज एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो वहाँ पे हम एरियल चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। ओके सर। अब जैसे मान लो सेम चीज़ है ना भाई, देखो मान लो आपका स्फीयर होता है, स्फीयर में मान लो चार्ज आपका पूरे स्फीयर के अंदर भी होता, अंदर मतलब अंदर तक चार्ज है, तो फिर हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो क्या निकालते हैं, Q बाय 4/3πr³ करते फिर हम ये क्या आ गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्लियर हुआ तीनों? यस सर। यस सर। लीनियर तो हम लिखते हैं यूजुअली, क्लियर हो गया? ओके, लीनियर जो हम लिखते हैं यूजुअली लैम्डा dQ/dl को, ठीक है, यूनिट इसकी कूलम बाय मीटर हो जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूजुअली सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा हमारा dQ/ds होता है, यूनिट इसकी कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यूजुअली रो ही लिखते हैं, एंड रो हमारा dQ/dE होगा और ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। जब आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, आपके जो जेई के क्वेश्चन हैं या फिर नीट के कुछ हद तक जो क्वेश्चन है उनमें काफी कुछ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मान लो अगर एक स्फीयर है सपोज, और स्फीयर है मान लो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे में अंदर तक स्फीयर में चार्ज है, ठीक है। अब मान लो मैं बोलूं कि स्फीयर का रेडियस मान लो r है, ये पूरे स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल R। मैं आपको बोलूं कि r/2 पे बताओ कितना चार्ज होगा। अगर मैं r/2 का स्फीयर लूं तो कितना चार्ज होगा, तो कैसे निकालोगे आप इस स्फीयर में कितना चार्ज होगा r/2 के स्फीयर। यहाँ से मैं r/2 का स्फीयर ले लूं काट के,
तो कितना चार्ज होगा उसके अंदर? टोटल चार्ज का 180 सिम रख लेंगे। बिल्कुल टोटल चार्ज लोगे डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब लोगे, फिर पूरे पर यूनिट वॉल्यूम आ गया चार्ज, मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम कर लोगे 4/3 पाई r/2 का क्यूब, r/2 का क्यूब सॉरी, तो 4/3 पाई r वगैरह कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? q/8 आ जाएगा मेरे ख्याल से ये। यस सर। सर क्यों आए? तो जो इसके अंदर चार्ज होगा वो q/8, तो अगर पूरे स्फीयर में चार्ज q था तो इसके अंदर q/8 चार्ज होगा, ठीक है। तो कई बार हमें ये निकालना पड़ता है, ये कई बार ऐसा होता है कि हमें r/2 की जगह पे अलग अलग x पे हमें निकालना पड़ता है कि अगर मैं x रेडियस का स्फीयर लूं तो चार्ज कितना होगा, कई बार हमें ये निकालना पड़ता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे, x क्यूब ले लेंगे, r/2 की क्यूब की जगह पे x का क्यूब ले लेंगे, है ना। तो हमारा फिर x के साथ वेरिएशन आ जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि x क्यूब अगर मैं x रेडियस का स्फीयर लूं तो चार्ज मेरा कितना होगा, उसके अंदर कैसे कैसे वेरी करेगा वो आएगा। उसके कारण फिर हम देखेंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो इसका ग्राफ पूछता है फिर आपसे कि अगर मैं सेंटर से बाहर की तरफ को जाऊं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था लगभग वैसे कुछ मान लो, है ना, वैसा कुछ मान लो। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि चार्ज ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक मतलब कंडक्टिंग स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक मतलब कंडक्टिंग। तो चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है वो कैसे वेरी करता है, इट रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस, ये हमेशा जो है आउटर सरफेस पे रहता है, ठीक है। कब रहता है थोड़ा सा और आपको समझना पड़ेगा, लेकिन अभी ये मान लो मोटा मोटा कि अगर कोई स्फीयर है और ये सॉलिड स्फीयर है मान लो, तब भी चार्ज हमारा आउटर सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है। और इसमें मैं एक लाइन और ऐड कर दूं यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, या फिर बोलोगे इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम होगा, वो मैं आपको थोड़ा टाइम में समझाऊंगा जब मैं आपको कूलम लॉ को सॉरी गॉस लॉ वगैरह पढ़ा दूंगा, तो वहाँ पर देखेंगे। लेकिन अभी ये समझ लें कि जब इक्विलिब्रियम है, सारे चार्ज अपने सेट हो गए, बिल्कुल रुक गया सब कुछ, चार्ज का फ्लो वगैरह रुक गया, तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अदरवाइज आप कहते हैं सर वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वायर में जो चार्ज फ्लो करेगा क्या वो सरफेस पे ही फ्लो करेगा, अंदर फ्लो नहीं करेगा वायर के, अंदर भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है अभी, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और है, चार्ज मूव कर रहा है। अगर इक्विलिब्रियम आ जाए फाइनली तो फिर चार्ज जो है सरफेस पे ही आ जाएगा। इक्विलिब्रियम नहीं हुआ तो फिर अंदर भी फ्लो कर सकता है। हाँ, तब तो कुछ भी हो सकता है, तब आप बता नहीं सकते क्या हो रहा है, तो आपको फिर पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह चेक करना पड़ेगा, वहां से आप बता पाओगे क्या हो रहा है एक्चुअली। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम है तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि सरफेस आउटर सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है। यस सर। ओके, इसमें कुछ और पॉइंट भी हैं, वो भी थोड़ा सा वेट करते हैं, भी आप समझेंगे धीरे धीरे। सरफेस, इफ सरफेस इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कि बिल्कुल ऐसा सरफेस है जैसे स्फीयर का होता है, तो इट चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर सरफेस यूनिफॉर्म है। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कुछ ऐसा मान लो कि ऐसा कुछ है, कहीं पे कुछ आपकी रेडियस डिफरेंट है, हर जगह आपकी डिफरेंट रेडियाई है सरफेस की, नॉन यूनिफॉर्म है, तो चार्ज फिर अलग अलग होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी होगी। तो if surface is uniform, charge distribute uniformly on the surface. If conductor is non-spherical surface, spherical नहीं है, तो charge density will be larger where radius of curvature is smaller. तो यहाँ पे radius of curvature smaller है आपकी, अगर आप radius of curvature की बात करें यहाँ पे, तो ये curvature आपकी small है, तो यहाँ पे charge density will be more, and यहाँ पे charge density will be less, क्योंकि radius of curvature ज़्यादा है। ऐसा भी क्यों होता है ये भी आपको कुछ टाइम में समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द थिंग, ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। सर ये सरफेस डेंसिटी को भी सिग्मा से रिप्रेजेंट, हाँ वही है ना, एरिया डेंसिटी को सरफेस डेंसिटी हुई ना, एक ही बात हुई ना, एरिया और सरफेस सेम बात हुई ना। चाहे क्वेश्चन आ गया, चलो क्वेश्चन करो फिर पहले। सर एक बार वो पिछली स्लाइड कर दीजिए।
सर लास्ट पॉइंट एक और बार बता दीजिए, कर्वेचर स्मॉल। अगर वो कह रहा है कि अगर मान लो आपका सरफेस जो है स्फेरिकल ना हो, हर जगह पे अलग अलग आपकी कर्वेचर हो, ऐसा कुछ आपका हो मान लो, तो हर जगह की रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगी। अगर मैं यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूं तो मेरे को यहाँ पे कोई सर्कल मान के फिर ऐसा मानना पड़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ की निकालूंगा तो ज़्यादा आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ की निकालूंगा तो बहुत कम आएगी। तो अगर डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर है सरफेस की, तो जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, देखो चार्ज डेंसिटी इज लार्जर व्हेन कर्वेचर इज स्मॉल। अगर कर्वेचर आपकी स्मॉल है तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी आपकी। ठीक है सर ज़्यादा क्यों होगी ये बाद में समझ आएगा। ये भी आप समझोगे जब आपका एक्चुअली पोटेंशियल वगैरह आपको समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल और आर का क्या रिलेशन होता है आपस में, है ना। तो होगा क्या यहाँ पे, अभी आप समझोगे कि पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम होना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल आर पे डिपेंड करता है। एक्चुअली पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा Q/R आएगा, और पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम होगा इक्विलिब्रियम में। तो अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो हर पॉइंट पे ये चीज सेम होगी। तो अगर आपका आर कहीं पे, अब डेंसिटी क्या होती है आपकी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी मेरी होती है Q/R², 4πr²। ठीक है, ये आपका हमेशा सेम है, ये आपका हमेशा सेम है, यानी Q/R हमेशा सेम है, कांस्टेंट है। इसको कांस्टेंट मान सकता हूं मैं, कांस्टेंट लिखता हूं। तो एक सिग्मा क्या आ गया मेरा, Q/R को कांस्टेंट मान लो तो ये 1/R बचेगा केवल यहाँ पे। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R लिख सकता हूँ। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर R कम है तो सिग्मा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो R कम कहाँ पे था मेरा, यहाँ पे। सर R से कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, R² से हुआ है भाई। Q/R कांस्टेंट है ना, मैं से Q/R अलग ले लिया ना, सिग्मा को मैं लिख दिया Q/R अपॉन 1/4πr, ये कर दिया मैंने। 4π को यहाँ ले आता हूँ, चलो ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ मैं इसको। यस सर। अब मेरा Q/R तो कांस्टेंट है, यहाँ से निकल गया मेरा V = KQ/R था, तो ये तो कांस्टेंट था, हर पॉइंट पे सेम था ये। तो ये Q/R जो है ये वाला, ये Q/R तो ये तो कांस्टेंट है पूरा टर्म। तो क्या बचा, बस 1/R तो बचा बस। यस सर। इससे ये आया, इससे ये आया, तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R आया। समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। ओके, तो सबको समझ आ गया। तो ठीक है, तो यार R कम होगा वहाँ पे हमारा सिग्मा ज्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, इस पे बेस्ड पहले एक आपका इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, वेन डी ग्राफ जनरेटर, आपके सिलेबस में था एक। वो हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो हाई पोटेंशियल में क्या करते हैं हम लोग कि ऐसा जो छोटा सरफेस होता है वहाँ पे चार्ज इकट्ठा करते रहते हैं, तो हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। तो जहाँ पे आपको बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट करना होता है, लैब में यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, तो वहाँ पे हम वेन डी ग्राफ जनरेटर यूज करते हैं। तो हमारे टाइम पे तो IIT कानपुर के पास था और कुछ लोगों के पास था ये वेन डी ग्राफ जनरेटर लगा हुआ था। तो यहाँ पे जब आपका रेडियस कम होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम हाई चार्ज इकट्ठा कर सकते हैं, है ना, खुद ही इकट्ठा हो जाएगा। मतलब आप चार्ज देते रहो उसको, तो जहाँ पे रेडियस कम होगी यहाँ पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाता था। तो फिर ये फाइनली क्या होता था कि ये जो बाहर की एयर होती है, फिर वही होगा जो पढ़ा ना आपने, डिस्चार्ज हो जाता है बाहर का ब्रेक करके, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये ब्रेक डाउन कर देगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, इज इट ओके? यस सर ये K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ए क्या है, डायरेक्टिव कांस्टेंट। कौन से के की बात कर रहे हो आप बात कर रहे हो इस वाले के की? यस सर। नहीं, ये डायरेक्टिव कांस्टेंट नहीं है, ये 1/4πε होता है। तो सर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? वो तो यहाँ पे होता है ना, अगर मान लो ये वैक्यूम ना होता, कोई मीडियम होता, तो मैंने यहाँ पे 4πε लिखा ना, ये जो इसको मैं 4πε × k लिखा। फिर मैं मैंने आपको बताया था ना कि फॉर्मूला यहाँ पे ये होता है ε0 Q1 Q2/R²। अगर वैक्यूम हो, अगर वैक्यूम ना हो तो फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε0 k टाइम्स Q1 Q2/R²। ये वैक्यूम ना हो तो ये होता है फॉर्मूला, यहाँ पे किया जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था आपको कि कई बार हम इसको भी k लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली इसको k लिखा हुआ था ये, तो ये चीज अलग है।
ठीक है, यस सर। ओके। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया जो आप पूछ रहे थे? यस सर। तीनों पॉइंट आ गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन करना है? और क्या नहीं करोगे? करेंगे सर। क्यों करेंगे ना, इतने क्वेश्चन तो करेंगे, हम क्लास में भूल गए सब। सर उस समय आप खुद लिखते थे ना क्वेश्चन। मैंने अपना काम बचा लिया ना, आपका टाइम बच गया। उतने में क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 प्लस चार्ज एंड माइनस Q are placed at certain distance apart, force acting between them is F। Q और माइनस Q के बीच का जो फोर्स है वो F है। 25% ऑफ द चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू द B, A का 25% B पे ट्रांसफर हो गया मान लो, तो फोर्स उनके बीच का कितना हो जाएगा? करो फटाफट। ऑप्शन सी। 9F by this 3/4 into 3/4। ठीक है, बाकी लोग भी कर दो। हो गया? सब लोग कर रहे हो ना ट्राई? यस सर। बड़े देर लगा दिया, अभी तो किया नहीं। तो आसान क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है आपका 12th क्लास का। हो गया सर। बाकी लोगों को तो हुआ ही नहीं। 25% चार्ज ट्रांसफर किया है A to B, 25% यहाँ ट्रांसफर कर दो तो कितना होगा? 25% इसका 0.25 Q होगा, उसको यहाँ ट्रांसफर कर दो तो ये कितना बचेगा? यहाँ पे 0.75 Q बचेगा। यहाँ पे कितना बच हो जाएगा? माइनस Q प्लस 0.25 करोगे तो ये 0.75 Q हो जाएगा माइनस का। तो फोर्स आपका जो था पहले Q1 Q इंटू Q कर लो अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था। अब कितना हो जाएगा फोर्स? Q की जगह 0.75 Q आ जाएगा। 75 Q को मैं 3/4 Q भी लिख सकता हूँ, 3/4 Q इंटू माइनस 3/4 Q बाय R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का अगर आप रेशो वगैरह निकालोगे
तो 3/4 और 3/4 ही बचेगा, बाकी सब तो कट जाएगा। तो यानी कि F2 जो होगा एक्चुअली 9/16 क्यू माइनस क्यू, यानी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर 1/4πε0 आ जाएगा, जो कि ये चीज़ है। यानी F2 जो है 9/16 ऑफ F1 है या F है। सर यहाँ पे -0.75 क्यू कैसे आ जाएगा? -0.75 क्यू कैसे आ जाएगा? हाँ माइनस क्यू था ना, माइनस क्यू में मैंने -1 में +0.25 ऐड कर दिया, तो -1 + 0.25 कितना हो जाएगा? -1 और सर मैंने 1.25 बोल दिया। + 0.25, ठीक है। और ये 1 - 0.25 0.75 डन। आगे चले। यस सर। सी आंसर है इसका, सी मतलब 9/16। अगला क्वेश्चन, particle of mass m carrying -q is moving around a fixed charge q2 in a circular path of radius r, find the time period of the revolution। ये टाइम पीरियड पीछे नहीं छोड़ेगा आप लोगों का, फिर आ गया टाइम पीरियड। करो चलो। सर्कुलर मोशन ग्रेविटेशन वाला जो था, जिस टाइप का वैसा का कुछ नहीं है, तो करिए सब लोग। मैं आपको आंसर देने दूंगा सर ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। तो वैसे निकालो, ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। चलो मैं आपको आंसर ज्वाइन कर लेता हूँ। डन। डन Q1 Q2 upon mr cube 8π²ε0। दोबारा बताओ। So Q1 Q2 मैंने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल दिए। अच्छा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना। आसान है बहुत ना, ग्रेविटेशन में कर चुके हो आप लोग कई बार। 2πr upon under root k q1 q2 upon mr। 2π ये बोल लो, r upon under root k q1 q2 upon mr। आर को ऊपर ले जाओ, फिर आर की पावर 3/2 ऐसा। यस सर। और आप m को भी ऊपर ले जाओगे तो m/k ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल दो। चलो देखते हैं अभी, बाकी लोग भी निकाल दो। यहाँ पे दिया हुआ है आंसर। सर ये आ गया। आ गया। यस सर, आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे सब लोग हैं। इसमें क्या करेंगे, फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर कर देंगे कोलम्बिक फोर्स से, और उसको सॉल्व करके v आ जाएगा। और फिर हमारा जो फॉर्मूला होता है T = 2πr/v होता है, उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आप, ये फॉलो हो रहा है आपका t² पोर्शन टू r³ फॉलो हो रहा है यहाँ पे भी, विच इज केपलर लॉ। तो फॉलो हो रहा है यहाँ पे, है ना। चलो, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई। हाँ ये सर बता दो एक बार वो क्वेश्चन। ये वाला, यस सर। इसमें देखो जो फोर्स आप पे लग रहा है, कोलम्बिक फोर्स इतना लगेगा k q1 q2/r²। यस सर। और ये फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके सर। तो mv²/r के बराबर कर दिया, तो यहाँ से हमने यस क्या निकाल दिया, v निकाल दिया, r से एक r कट v गया आ गया। तो v आ गया। अब टाइम पीरियड कैसे निकाल ओके। सकते हैं हम लोग, 2πr/v है ओके ना, सर। बस वही करना, सेम है जो ग्रेविटेशन में किया था वही है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं सब लोग।
particle having a charge 10 millicoulomb is held on a horizontal surface. Block of mass 80 gram and having charge तो लिखा नहीं कितना charge stay in equilibrium position on the surface at distance 3 cm from the first charge. Okay. Coefficient of friction between the surface and the block is this. Find the range between the charge main line. Charge Q मान लो यहाँ पे Q निकालना है. Particle having a charge Q is fixed on the horizontal surface. Block of mass 80 gram and having charge Q stay in equilibrium on the surface. Charge Q होगा इसका. And it's 3 cm from the first charge. Coefficient of friction between the block is this. Find the range with which charge on the block may lie. Friction and Coulomb law को mix कर दिया गया यहाँ पे. आंसर हो जाएगा. हो जाएगा, बताओ आंसर. चार्ज फिक्स है और ये ब्लॉक है और ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है. फाइंड द रेंज विद इन विच चार्ज ऑन द ब्लॉक में लाई. तो ब्लॉक पे कितना चार्ज हो सकता है ताकि ये मूव ना करे, रेस्ट पे रहे. इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लगेंगे, कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको आप बोलेंगे. दूसरा फोर्स इस पे फ्रिक्शन लगेगा. तो अगर कोलम्बिक फोर्स इधर को है तो फ्रिक्शन इधर को लगेगा. और अगर ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, कोलम्बिक फोर्स इधर को लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर को लग रहा है, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा. तो यहाँ से आपको देखना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू तो आपको पता ही मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम हो सकती है. फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा. म्यू कितना दिया हुआ है 0.5, एम कितना दिया हुआ है 50 ग्राम. सो Q की वैल्यू आएगी -4 × 10⁻⁻12. -12 अगर आएगी तो फिर तो मैच नहीं कर रहा ऑप्शन हमारा. फिर यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ है. यस सर यही आएगी. यही आ रही है. यस सर. फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है मेरा 0.4 न्यूटन. फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 2/1Q2/r². कोलम्बिक फोर्स को बराबर करूँ तो ये आना चाहिए Q1Q2/r². पार्टिकल हैविंग चार्ज 10 मिली कूलम है ये पहला. दूसरा हमें निकालना है और ये 9 × 10⁹ हो जाएगा. r² आपका 3 सेंटीमीटर है तो 3 × 3 = 9, 10⁻⁻⁴ इक्वल टू 0.4. ऐसा कुछ बनेगा मेरे ख्याल से. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आप तो कितना हो जाएगा. 9 से 9 कट जाएगा. 10⁻⁹ और 1 10, 10 में से 3 गया 7, इसकी पावर +7 और +4, 10⁻14. तो Q इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 10⁻14. सो 14 थोड़ी कितनी आ रही है पावर? 9 और 3 12, सॉरी 9 और 1 10, 10 में से 3 गया 7, 7 + 4 11, सॉरी 11 आएगी. हाँ सही है. तो ये आई 11, 4 × 10⁻12 आना चाहिए. तो गड़बड़ क्यों आ रहा है फिर हमारा? सो -12 हो जाएगा ना. माइनस ऑप्शन से वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस में आएगी क्योंकि ये अट्रैक्शन है. हाँ दोनों आ सकती हैं क्योंकि एक केस ये पॉसिबल हो सकता है और एक केस ये. इसलिए उन्होंने बोला है कि इसके बीच में लाई करेगा कहीं पे, है ना. -4 से +4 के बीच में कुछ भी. इससे अगर कम होगी तो कोई इशू नहीं है. इससे कम अगर वैल्यू होगी हमारी तो फिर तो म्यू1 से कम फोर्स चाहिए आपको, तो रुका ही रहेगा ब्लॉक आपका. एडजस्ट हो जाएगा वो तो हो जाएगा, है ना. तो इसकी रेंज इसके बीच में लाई करेगी. तो हो सकता है कि इसमें पावर में कुछ वो होगा, अदरवाइज तो हमें ठीक ही लग रहा है. ठीक है. तो दिस इज द वे टू सॉल्व द आंसर. ठीक है. सबको समझ में आया कैसे किया हमने? सर वो
Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इक्वल्स टू 0.4 के नीचे वाला स्टेप बता दीजिए। इसके नीचे वाला स्टेप है तो वैल्यू पुट करिए, फिर इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। वो पुट किया। Q1 Q2 की जगह पे Q1 की वैल्यू पुट करी। Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 मिली कूलम, तो 10 × 10⁻³ पुट किया Q1 की जगह पे। Q2 की जगह पे Q रखा, ठीक है। अपॉन में r स्क्वायर था तो r 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर सर Q1 की वैल्यू क्या रखी? 10 माइक्रो कूलम थी ना, ठीक है ना। पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 मिली कूलम, सॉरी। सर उससे पहले आपने क्या वैल्यू रखी हुई है? ये तो 9 × 10⁹ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। फिर Q1 की वैल्यू पुट करनी थी मुझे, तो Q1 की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। Q2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये Q जो है तो निकालना है अभी मुझे, तो Q2 की जगह मैंने Q रखा है, ठीक तो है। सर अपॉन तो यहाँ पे अपने कूलम्बिक फोर्स को वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हाँ, किया। इक्वल इसलिए किया कि वो कह रहा है कि ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए। वो कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ दिस इज हैविंग चार्ज इन इक्विलिब्रियम। सर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ना। हाँ ऑब्वियसली लेस देन होगा, हमने तो एक पर्टिकुलर कंडीशन निकालनी है रेंज इक्वल निकालनी टू। सर और सर रेंज तो नहीं आई ना, बस एक वैल्यू आई हमें। नहीं, अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो फिर तो रेंज आएगी ना। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा ना, वो उससे कम का इंटरवल है, -14 से 14, मतलब -14 के अंदर आ रहा है ना। अगर ऐसा पेपर में आ गया तो फिर हाँ, फिर बोल सकते हैं कि उससे कम होनी चाहिए। अगर जैसे पेपर में मेल आई लिखा है ना, मे, तो वो तो उसके अंदर का इंटरवल है, तो पॉसिबल केस हो गया। हाँ, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा इसमें, कि ऐसा किया होगा उन्होंने। हो सकता है कहीं पे कुछ मिस्टेक होगी कहीं पे वैल्यू। सर ये में से 4 भी हो सर सकता है। अगर हम उधर वो जो MC है उसको हम माइक्रो कूलम में रख के करेंगे सॉल्व, तो सर हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। अब आ रहा है। अच्छा, मेरे को ये लग रहा है कि हो सकता है माइक्रो होगा, मिली की जगह पे माइक्रो कूलम, क्योंकि यूजुअली माइक्रो कूलम में दिया रहता है क्वेश्चन में। आंसर देख लेते हैं इसका, क्या दिया हुआ है वैसे। ए दिया हुआ है, हाँ, तो ये माइक्रो कूलम होगा मोस्ट प्रॉब्ली। सही है आंसर। सर मेगा में रख के करेंगे तो 19 आ जाएगा, -19 से। मेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है 1 कूलम चार्ज काफी बड़ा चार्ज होता है। अभी आप आगे ना कैपेसिटर पढ़ोगे आगे, तो Yes, sir, बहुत उसमें आप ये ज्यादा। पढ़ोगे कि जब 1 कूलम चार्ज अगर आपको स्टोर करना होगा ना, तो आपको पृथ्वी के साइज के बराबर का कैपेसिटर चाहिए होगा लगभग। तो चार्ज को स्टोर फोर्स करना कितना बहुत सेट जल्दी। करता है? हाँ, तो बहुत ज्यादा चार्ज होता है 1 कूलम। जो 1 कूलम की यूनिट ली गई है ना एक्चुअली, ये बहुत बड़ी यूनिट आ गई है। तो यूजुअली हम लोग जो लेते हैं चार्ज को कम ही लेते हैं, माइक्रो कूलम ऐसे लेंगे। ठीक है, चलो, तो इसका तरीका सबको समझ में आ गया क्या किया हमने, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को। सर मतलब माइक्रो कूलम लेके सॉल्व करना है। हाँ, माइक्रो लेंगे तो आ जाएगा, माइक्रो लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, मेथड जान लो, कंसेप्ट जान लो, तो गलतियाँ वगैरह तो चलती रहेंगी। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का। ये अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। 3 चार्ज रखे हुए, -Q + Q -Q at a corner of an equilateral triangle of side A. Resultant electric force on a +Q charge placed at the centroid of the triangle is। अभी ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा, पूरा करो यूज। -Q + Q and -Q are placed on the this thing। तो ऐसा कुछ बनाओ तो थोड़ा सा आसान मिल जाएगा। +Q को यहाँ रखते हैं, -Q यहाँ मान लेते हैं, -Q और +Q आपने यहाँ पे रखा है। इस पे जो फोर्स लगेगा इसके कारण से इधर को लगेगा, इनके कारण से इधर को लगेगा। तो नेट फोर्स निकालना है आपको। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना तो ऑप्शन 3। जल्दी Yes, sir. लेट मी चेक। नहीं, 4 दिया हुआ है यहाँ पे, तो पता नहीं सही है नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन 4 दिया हुआ है। 4 आ गया, वो a/रूट से लेना था। हाँ सर, 4 आ गया। 4 है सर। बाकी लोग भी निकालो यार फटाफट। साइड ए दी हुई है आपको, तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए आपको। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पूरा डिस्टेंस कितना आएगा ये?
√3/2 होता है पूरा। √3/2 होता है। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे है ना, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो या फिर यहाँ sin थीटा वगैरह cos थीटा लगा के निकाल लो। तो a/√3 होता है sin squared का। अच्छा, सेंट्रोइड वाला a/√3 तो चलो निकाल लेते हैं। तो ये इतना होता है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, कितना बोल रहे हो आप इसका, किस रेशो में डिवाइड करता है ये सेंट्रोइड? 2:1 में। 2:1। 2:1। 2 ऊपर वाला होगा ना ये, यस। तो 2:1 में होगा तो ये आपका जो डिस्टेंस होगा ये 2/3 हो जाएगा ऑफ द टोटल डिस्टेंस। a/2 cos 30 कर लो ना सर। ऐसे कर सकते हैं सर। cos वगैरह से कर लो, जैसे भी आप करना चाहो। तो आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे फिर ये वाला डिस्टेंस ये होगा, आपको सेम होगा डिस्टेंस, तो इसका फोर्स निकालोगे तो ये वाला डिस्टेंस ये होगा, सेम आएगा, तीनों डिस्टेंस सेम आ जाएंगे। तो डिस्टेंस आपको पता चल गया, डिस्टेंस आपको पता चल गया, फोर्स निकाल लोगे ये यूज करके। डिस्टेंस आपको पता है, चार्ज आपको पता है, फिर आपको फोर्स को ऐड करना है एज अ वेक्टर। तो ये एक वेक्टर इधर को आएगा, एक वेक्टर इधर को आएगा, एक वेक्टर इधर को आएगा, तीनों वेक्टर को आपको ऐड करना है। एंगल आपको पता है, ये जो एंगल होगा यहाँ पे कितना होगा ये आपको पता है, ठीक है। तो तीनों को ऐड करना है। कर लो, थोड़ा देर ट्राई कर लो सब लोग, 2-4 मिनट, बाकी लोग जिन्होंने नहीं निकाला अभी तक। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, मैंने अच्छा कंपोनेंट ले लेंगे तो हो जाएगा। कंपोनेंट ले लेंगे तो उससे कर सकते हैं, है ना। कंपोनेंट ब्रेक कर लो अगर, तो उससे हो जाएगा, ठीक है, इजी हो जाएगा। तो दो वेक्टर 120 डिग्री में हो तो उसी मैग्नीट्यूड का उसी उसमें आ जाता है ना, डायरेक्ट हो जाएगा। 120 डिग्री में f आ जाएगा। अगर ये भी और अच्छा है कि अगर f और f का सम लोगे तो f आ जाएगा इधर को, एक f ये आ गया और एक f ऑलरेडी ये लगी रहा था यहाँ से, तो 2f हो जाएगा फोर्स आपका। तो कोई भी एक फोर्स निकाल लो और उसे ट्वाइस कर लो, ठीक है। फटाफट से ट्राई करो सब लोग, एक मिनट और ट्राई कर लो, अदरवाइज फिर ये होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। हो गया सर। हो गया। आईआईटी वालों के लिए कैसे क्वेश्चन बन सकता है इसमें, वेक्टर फॉर्म में बना सकते हैं इसे, 3 डायमेंशन प्लेन में अगर बना दें कुछ अच्छा क्वेश्चन। जैसे कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे। हाँ, कोऑर्डिनेट दे दें कि आपके एक कोऑर्डिनेट ना भी दें, मान लो बोलते टेट्राहेड्रन है, रेगुलर टेट्राहेड्रन समथिंग कुछ बोल दें, तो आपको फिर उससे कुछ सोचना पड़ेगा फिर कैसे कैसे करना है, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, या क्यूब में बोल दें कि क्यूब में ऐसे से लोकेटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है। ये ज़्यादा आईआईटी वालों का मन करेगा अगर, तो बोल देंगे यहाँ पे आपके टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, वहाँ पे लोकेटेड है। केमिस्ट्री को मिक्स कर देंगे फिजिक्स से। सर अगर एक क्यूब है उसमें चार्ज है, सॉलिड क्यूब है, तो जो चार्ज की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वो उसके कॉर्नर्स पे होगी ना। हाँ, वही वाली बात आ जाएगी ना, यहाँ पे रेडियस अगर यहाँ पे वो है आपका कम है वहाँ पे चार्ज पे, तो यहाँ पे रेडियस 0 ही है लगभग कॉर्नर पे, और यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस है वहाँ पे रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ज़्यादा डेंसिटी आपकी कॉर्नर पे आ जाएगी, एज पे इनफैक्ट। तो जो कॉर्नर्स पे जो इंटेंसिटी होगी वो मतलब जैसे 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो हम उसे 8 से डिवाइड कर देंगे। अगर सिमेट्रिक है सब कुछ तो फिर तो बराबर ही होगा सब जगह डेंसिटी। सर ये नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नीट में इतना खतरनाक नहीं पूछेगा। सर नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ना सेंट्रोइड वेंट्रोइड वाले। ये क्वेश्चन जो आपके 45 में से 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, टफ होते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें हो सकता है यूजुअली
43 क्वेश्चन में नहीं होगा, 42 से 43 क्वेश्चन में। तो सर जरूरी थोड़े ना इसी चैप्टर से है, वो तो किसी भी चैप्टर से हो सकता है। वो कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। सर लेकिन मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा टफ थोड़ी बोल सकते हैं इस वाले को। मैंने थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज हो रहा है, मैथमेटिक्स आपसे एक्सपेक्ट नहीं करी जाती मेडिकल वालों से कि आपको मैथमेटिक्स बहुत आती होगी, इसलिए फिर ऐसा ग्रेविटेशन में भी था। वेक्टर्स हैं तो बोल तो नहीं सकते था, लेकिन वो ये कब से मैंने यूजुअली आता नहीं है। अब आने को तो 1-2 साल बाद आएगा, अभी नहीं आएगा आपका, 1-2 साल बाद देखना आपको पेपर का लेवल क्या होगा, अभी तो नहीं आएगा। चलो, तो ये जिनका हो गया तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ है तो एक बार होमवर्क में सब लोग ट्राई करें, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, वेक्टर दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम बाकी है? 20 मिनट है हमारे पास। चलो, टू पिकबॉल, पिकबॉल क्या होती है? कैरिंग द इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड बाय अ कॉमन पॉइंट स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, इक्विलिब्रियम पोजीशन बिटवीन देम इज आर। अच्छा, नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाइट ऑफ द हाफ ऑफ द हाइट। अगर हम हाफ ऑफ द हाइट पे उसे क्लैम्प करें तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम्स। इस केस में इन दोनों के बीच में आर डैश कितना होगा? ये आर डैश होना चाहिए यहाँ पे, कितना होगा अगर पहले आर था तो? सर इक्विलिब्रियम सेपरेशन मतलब यहाँ पर क्या है? मतलब चार्ज आप उसमें रिपेयर करेंगे, रिपेयर करके कहीं पे आके रुक जाएंगे, तो यहाँ पे चार्ज जो है स्टेबल हो गए, इससे दूर नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स पे बैलेंस हो रहा होगा, है ना। चार्ज पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? चार्ज पे mg फोर्स होगा, टेंशन फोर्स होगा, और एक कोलम्बिक रिपल्सन होगा। ये 3 फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे होंगे। इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन है आपके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लो तो बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। तो ये फोर्स यहाँ पे बैलेंस हो रहे होंगे इस कंडीशन पे। फुटबॉल क्या होता है? फुटबॉल चक्र PLTH। सर एनसीईआरटी में दे रखा है थोड़ा बहुत पहले पेज पे पूछो। अच्छा, एक्चुअली क्या होती है? कोटेड विद अ कंडक्टिव पेंट। सो कंडक्टिव पेंट होता है इसके ऊपर। तो आपको दोनों केस कंपेयर करने हैं। दोनों केस में हमारा mg सेम रहने वाला है, लेकिन कोलम्बिक फोर्स और टेंशन वेरी कर जाएगा। कोलम्बिक फोर्स आप निकाल सकते हो दोनों केस में, डिस्टेंस आपको पता है, क्योंकि r और r डैश में आपको रिलेशन चाहिए, तो कोलम्बिक फोर्स को निकाल सकते हैं हम, यानी टेंशन को हटाना है किसी तरीके से, हम टेंशन को एलिमिनेट कर पाएं। तो टेंशन को एलिमिनेट करने के लिए यू कैन, चलो करो, ट्राई करो एक बार बात में।
अभी किसी का नहीं हुआ? होने वाला है सर। होने वाला। सर R/2 R/√2 R/√2 यानी सेकंड ऑप्शन बोल रहे हो आप? चेक कर लेता हूँ मैं, ये नहीं हुआ यहाँ पे निकालना पड़ेगा, निकालते हैं चलो। R/√2 आ रहा है आपका, लेट अस चेक। टेंशन के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। हाँ सही जा रहे हो, टेंशन के कंपोनेंट ले लो। टी कॉस थीटा टी साइन थीटा कर लो। टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा हो जाएगा एम जी के बराबर, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, और नीचे कंपोनेंट ये हो जाएगा एफ सी के बराबर। तो टेन थीटा यहाँ से आ जाएगा आपका, इनको डिवाइड करोगे, टेन थीटा इज एम जी बाई एफ सी। तो टेन थीटा ये आया। दूसरे केस में अगर आप निकालोगे टेन थीटा डैश आ जाएगा, यहाँ पे अगर थीटा डैश है विच विल बी इक्वल टू अगेन एम जी बाई एफ सी डैश। दोनों केस में एम जी सेम है, एम जी सेम है तो यानी कि एफ सी इंटू टेन थीटा सेम है दोनों केस में। तो यहाँ से सारी कहानी आपकी बनेगी। करो फटाफट। एफ सी कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 तो सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन भी कट जाएगा तो 1 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा वाई बाई आर बाई 2, ये टेन थीटा की वैल्यू होगी। एफ सी डैश में जब लिखोगे तो यहाँ पे 1 बाई आर डैश का स्क्वायर आएगा, और टेन थीटा डैश की वैल्यू जाएगी वाई बाई 2 डिवाइड बाई आर डैश बाई 2 आनी चाहिए। ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ से देखो क्या रिलेशन मिलता है इनका। वाई से वाई कट जाएगा दोनों तरफ, 1/2 बच जाएगा। आया किसी का? अभी नहीं आया? सर थीटा तो वर्टिकल से लेंगे ना, आपने हॉरिजॉन्टल से लिया। थीटा तो कहीं से भी ले लो, मैंने हॉरिजॉन्टल से लिया है। हाँ हॉरिजॉन्टल से अगर लेंगे तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ सी आएगा, और टी साइन थीटा इक्वल टू, सही तो लिया है? क्या गड़बड़ है इसमें? वर्टिकल से लेंगे। नहीं कहीं से भी ले लो, थीटा लेने में क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी ले सकते हैं। क्या आ रहा है, आर डैश का क्यूब, बाई 2 से बाई 2 कट जाएगा, यहाँ पे वाई बचेगा। वाई से सर ये तो क्यूब रूट आ रहा है। तो क्यूब रूट आ रहा होगा, आंसर में नहीं क्यूब रूट? सर नहीं है, क्यूब रूट नहीं है आंसर में, देखो कुछ गड़बड़ होगी कहीं पे। क्या बोल रहे हो? सब क्यूब रूट में आ रहा है। 2 का क्यूब रूट आ रहा है, 2 का क्यूब रूट आ रहा है। आर आर डैश हमारा आ रहा है आर बाई 2, ऐसा आ रहा है। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, देखो सही किया मैं सब कुछ। यस सर ऑप्शन गलत है। टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी लिया, टी कॉस थीटा ये लिया, डिवाइड किया तो टेन थीटा इक्वल टू एम जी बाई एफ सी आ गया। ठीक है, फिर हमने एम जी दोनों कितने सेम ही होगा, हमने क्या किया, एफ सी इंटू टेन थीटा को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एफ सी डैश इंटू टेन थीटा को मल्टीप्लाई किया।
FC आपका होता है कि Q1 Q2 का R स्क्वायर, दोनों केस में सेम रहेगा, तो Q1 Q2 तो कट जाएगा, R स्क्वायर यहाँ पे आ गया। tan थीटा की वैल्यू आप लोगोगे तो y/r/2 आएगी, दूसरे केस में वो y/2 डिवाइड बाय r/2 आनी चाहिए, क्योंकि थीटा डैश यहाँ पे r/r'/2 होगा, तो ये सही है बिल्कुल। 1/2 यहाँ पे आपका बचा, यहाँ पे आपका 2 बचा, 2 से तो आपका आ गया 2y/r2, और यहाँ पे आया ये, तो r, हाँ मेरे को सही लग रहा है, ये तो गड़बड़ तो नहीं लग रही इसमें कुछ, एक बार चेक कर लेंगे, वैसे आई थिंक कहीं नीट या जेई का क्वेश्चन है, तो चेक कर लेंगे आंसर क्या है इसका। आई थिंक अप्रोच सर ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, r/√2 r/, हाँ हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे r भी नहीं लिखा हुआ। सर क्यूब तो आएगा ही आएगा। क्यू आ रहा है हमारा, है ना, तो ठीक है। अप्रोच तो समझ में आ गई सबको कि अप्रोच क्या है, नहीं तो अप्रोच है आपकी, क्वेश्चन में निकल ही जाएगा। अप्रोच की देखो, ठीक है, तो आई थिंक ये नीट या एम्स के, आई थिंक जेई का क्वेश्चन है, देख लेना एक बार। सर ऐसा तो पूछा ही जाता होगा नीट में भी। हाँ ये नीट का ही है कहीं का, ये मेरे को नहीं आ रहा। ये नीट में क्या है, आपके बोर्ड में ही पूछा जाएगा, जो सीबीएसई बोर्ड होगा ना, ये आप लोगों का, ये वहाँ भी पूछ सकते हैं। सर मुश्किल होता जा रहा है ना पेपर फिजिक्स का हर साल, तो आ सकता है। तैयार रहो तुम लोग, ठीक है, चलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। क्या वाला क्वेश्चन? यस सर। इसमें देखो क्या था कि दो कंडीशन थी हमारे पास, एक बार थ्रेड यहाँ पे फिक्स था, दो थ्रेड थे एक्चुअली, और ऐसे जो है बॉब इस पे थे, तो दोनों अपने आपस में रिपेल कर रहे थे, तो ये कंडीशन बन रही थी, डायग्राम ये बन रहा था। अगले केस में आपने इसको L/2 पे आपने फिक्स किया इसको, यानी Y/2 पे आपने फिक्स कर दिया। तो अब जो है रिपेल करके ऐसी कंडीशन बनाएंगे। आपको ये बताना था कि दोनों में R और R' में क्या रिलेशन है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन के बीच का पहले R था, अब जो R' होगा यहाँ पे वो कितना होगा, कितना हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने पहले पहला डायग्राम देखा ध्यान से, हमने पहले दूसरा देखा, हमने पहला देखा। पहले डायग्राम में हमने देखा कि अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो टी के मैं कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा। टी साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट बनेगा, वर्टिकल, तो mg के बराबर होगा। जिधर को आपका एंगल होता है उधर को कॉस बनता है, ये आपको पता ही है, तो इधर को टी कॉस बनना चाहिए था और इधर को टी साइन बनना चाहिए था। तो टी साइन कंपोनेंट जो आया आपका वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, और जो कॉस कंपोनेंट आएगा वो आपको FC यानी कूलम्बिक फोर्स को बैलेंस करेगा। तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया है, टी साइन थीटा को mg के इक्वेट किया, टी कॉस थीटा को कूलम्बिक फोर्स के इक्वेट किया। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो टी से टी कट गया, क्योंकि मैंने चाह रहा था कि एक और वेरिएबल आए, पहले हमारे थीटा वीटा बहुत वेरिएबल हैं यहाँ पे, तो टी हमारा वेरिएबल हट गया। tan थीटा इक्वल टू mg/fc आ गया, tan थीटा इक्वल टू mg/fc यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो है अगला केस मैंने देखा, अगले केस में मैंने फिर दोबारा tan थीटा डैश निकालूंगा, तो tan थीटा डैश फिर दोबारा उसमें जो आएगा वो mg/fc डैश आएगा। tan थीटा डैश जो आएगा यहाँ पे mg/fc डैश आएगा। mg तो सेम ही है, मास तो भी चेंज नहीं हुआ, मास तो वही है। कूलम्बिक फोर्स चेंज हो गया क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया दोनों के बीच का, तो कूलम्बिक फोर्स को मैंने c डैश कर दिया अब की बार। तो ये दोनों इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन में mg सेम है, तो मैंने mg को इक्वेट कर दिया दोनों तरफ। तो इसका जो mg होगा वो tan थीटा इंटू fc होगा, और इसका जो mg होगा वो tan थीटा डैश इंटू fc डैश होगा, ठीक है। बस फिर मैंने यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी दोनों केस में और उसे सॉल्व कर लिया कूलम फोर्स को। ओके, तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके हैं, सीबीएसई वगैरह में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं किताबों में कि तो इनके बीच का चार्ज कर दे देंगे, Q1 Q2 चार्ज, Q और Q चार्ज था, एंगल कुछ था इनके बीच का, अब मैंने चार्ज को 2Q कर दिया, अब बताओ एंगल कितना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये सब इंपॉर्टेंट है, जो आपने ये बनाया है सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अप्रोच को ध्यान रखना। चलिए फटाफट से, ये आपका एक पार्ट खत्म हो गया चैप्टर का, एक पार्ट मतलब कूलम लॉ खत्म हो गया है, ठीक है। कूलम लॉ में ये सबसे इजी पार्ट है आपका चैप्टर का, कूलम लॉ। इजी मतलब छोटी का लगेगा। अगला पार्ट जो है इसमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम लोग। तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात की गई है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है कूलम लॉ वगैरह जो पढ़ा अभी तक?
यस यस सर सर ओके, अब तक ये थ्योरेटिकल था। जब कोई चैप्टर बहुत इजी होता है तो उसको टफ बना दिया जाता है, उसमें कुछ चीज जबरदस्ती घुसा दी, जैसे कि यहाँ पे कूलम लॉ को टफ बना दिया गया, क्योंकि कूलम लॉ को टफ करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, फिर उसमें मैकेनिक्स घुसा देते हैं, कुछ और घुसा देते हैं, तो उससे क्वेश्चन को टफ कर देते हैं। ऐसा होता है। जैसे आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा था 11th क्लास में, सॉलिड स्टेट वाले सिंपल फॉर्मूले थे 3-4, लेकिन उसमें सारा उन्होंने मैकेनिक्स घुसा के टफ कर दिया। तो ऐसा यूजुअली होता है। अब आगे जो है चैप्टर मॉडरेट हैं, तो चीजें भी इसमें मॉडरेट होंगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट हमारा कूलम लॉ था, सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, थर्ड पार्ट पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, वो हमें देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक तरह की इमेजिनरी कल्पना की गई है कि किसी चार्ज के अराउंड जो है, एक चार्ज के अराउंड फील्ड होगा, तो कोई भी अगर दूसरा चार्ज इसके कांटेक्ट में लाते हो, उसके आसपास लेके आते हो, कांटेक्ट में नहीं आसपास लेके आते हो, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा। क्यों फोर्स लगाएगा? क्योंकि इस चार्ज के आसपास अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एक फील्ड होगा, तो वी से की इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए एक कंसेप्ट आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर लाइन ऑफ फोर्स। जो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जब हम डिस्कस कर रहे हैं, सेम चीज वैलिड हो सकती है ग्रेविटेशन में भी। या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोलते हैं इनको। तो इसको कैसे स्टार्ट किया गया, इसका थ्योरी कैसे स्टार्ट की गई? हमने ये माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं किसी टेस्ट चार्ज पे। जब हम टेस्ट चार्ज को किसी चार्ज के पास लेके आते हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उससे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखते हैं कि किधर को फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं टेस्ट चार्ज को लेके आऊँ, टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव मानते हैं, इसको मैं लेके आऊँगा तो फोर्स किधर को लगेगा, इधर को लगेगा, अपोजिट लगेगा, रिपेल करेगा इसे। तो मैं मानूंगा कि प्लस चार्ज की जो फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ को है, किधर को है, बाहर की तरफ को, हर तरफ से ऐसे, क्योंकि ये कभी भी टेस्ट चार्ज आप लेके आओगे तो ये हमेशा अपोजिट फोर्स लगाएगा, इधर को लगाएगा। ठीक है, अब मान लो कि मैं ये चार्ज मेरा प्लस ना होता, माइनस होता, और मैं टेस्ट चार्ज लेके आता, तो किधर को फोर्स लगता, टेस्ट चार्ज पे अंदर को लगता, इनवर्ट की तरफ। तो इसकी फील्ड लाइन किधर को मानूंगा मैं, इसकी फील्ड लाइन अंदर की तरफ को मानूंगा। ठीक है, ये चीज समझ नहीं आई। ये देखो थ्योरेटिकल चीज है, मैंने हम लोग फील्ड लाइन का कंसेप्ट बनाने की, फील्ड लाइन होती क्या है। तो फील्ड लाइन हम किसे बोलते हैं कि अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज लेके आऊं इसके फील्ड में, किसके फील्ड में, जो चार्ज हम डिस्कस कर रहे हैं इस चार्ज के बारे में, इसके फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज लेके आऊं, जिधर को वो मूव करेगा, जिधर को भी ये मूव करेगा, मैं बोलूंगा वो फील्ड लाइन में ही, फील्ड लाइन की मेरी डायरेक्शन है। तो मान लो मैंने इधर को चार्ज रखा, इधर को मूव करेगा तो फील्ड लाइन डायरेक्शन ये हुई। अगर मैं चार्ज यहाँ पे रखता तो इधर को मूव करता, अगर मैं चार्ज यहाँ पे रखता ये, तो ये इधर को मूव करता, तो फील्ड लाइन में ऐसे बनाऊंगा इसकी, जहाँ मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा। सर मतलब जहाँ मूव करेगा वहीं पे डायरेक्शन होगी फील्ड लाइन से। जहाँ पे भी मूव करेगा, अगर आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे मूव करेगा, तो डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, यस सर। तो ये प्लस के लिए बात हुई। ओके, अब माइनस के लिए बात करते हैं। माइनस अगर आप लोगे, फिर आप टेस्ट चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है, इस पे तो फोर्स अंदर को, इधर को लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इसकी जो फील्ड लाइन में बनाऊंगा जब माइनस चार्ज की, इसकी फील्ड लाइन की बात हो रही है, टेस्ट चार्ज की फील्ड लाइन की बात नहीं हो रही। दोनों केस में हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, चार्ज हम अंडर कंसिडरेशन है। तो इसकी जो फील्ड लाइन होंगी वो अंदर की तरफ को ऐसे होंगी। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर, क्लियर हुआ। अच्छा, मान लो दोनों चार्ज साथ में रखे हो, प्लस और माइनस, तो फील्ड लाइन कैसे बनेगी? फिर प्लस चार्ज से स्टार्ट होंगी, हो जाएगी, ऐसे बनेंगी, कुछ ऐसे बनेंगी ना फील्ड लाइन कुछ। यस सर। प्लस से बाहर निकल रही होंगी और माइनस से अंदर जा रही होंगी ऐसे। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? सर ये वाली तो पढ़ी भी थी ना। ये वाली हमने क्या करी थी, पढ़ी थी सर। ऐसी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा था, पर ऐसे दे तो रखा ही था। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये इमेजिनरी पाथ है। इमेजिनरी पाथ है, लाइन का जो फोर्स का कंसेप्ट है, होल थिंग इज इमेजिनरी है ना, ये केवल अज्यूम किया गया है। कौन सी
पाथ है जिसके अलोंग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, अगर उसे फ्री आप छोड़ दें तो जो को मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो लाइन ऑफ फोर्स उसकी होगी। पहली बात तो ये। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो ये प्लस से स्टार्ट होती हैं और माइनस पे जाके खत्म हो जाती हैं, पहली प्रॉपर्टी। लाइन ऑफ फोर्स इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया आउटवर्ड होंगी। लेकिन अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मतलब अगर अकेला चार्ज होता तो ऐसे बनती रेडियली आउटवर्ड। अगर मैं दोनों को साथ साथ में ले लूं तो ये आउटवर्ड तो बन रही है लेकिन रेडियली नहीं बन रही, थोड़ा सा लाइन जो है डिस्टर्ब हो गई, ऐसे नहीं बन रही रेडियली, ऐसे बन रही ना यहाँ पे जैसे। तो यहाँ पे जब मैंने दो चार्ज साथ में ले लिए प्लस और माइनस, तो लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, रेडियल नहीं, बाहर तो निकल रही है लेकिन थोड़ा सा एंगल बना के निकल रही है। ठीक है? यस सर। ओके, तो अगर आइसोलेटेड होगा तो फिर रेडियली निकलेंगी, इनवर्ट या फिर यहाँ पे आउटवर्ड। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द कर्व गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कई बार आपको ना चार्ज वार्ज दिया रहेगा, फील्ड दिया रहेगा कि यहाँ फील्ड ऐसा है और मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा, बताओ किधर को जाएगा ये। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, मतलब फील्ड लाइन ऐसी है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द टेंजेंट लगेगा। इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ये किधर को लगेगा? अलोंग द टेंजेंट। अगर यहाँ रखूँ तो यहाँ लगेगा, यहाँ रखूँ तो यहाँ रखेगा। तो फील्ड लाइन की डेफिनेशन ही यही है कि जिस डायरेक्शन में जो है चार्ज आपका मूव करेगा वो फ्री हो मूव करने के लिए। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैं इसे ई ए बोल देता हूँ, और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई बी है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? अगर इंटरसेक्ट करेंगी इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन है फील्ड की। ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है। तो द फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है? अगर ऐसा कभी हो गया कि ऐसे फील्ड लाइन दो आ गई तो वो रिजल्टेंट एक बना के ना कोई अपना फील्ड बना देंगी, हो सकता है ऐसा फील्ड बना दें कुछ, लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में। ठीक है? तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये पॉसिबल नहीं है कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड एक्सपेंड लेटरली। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लो क्या होता है। फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड एक्सपेंड लेटरली। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है आपस में अपनी लेंथ को घटाना चाहती है। मतलब ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। फील्ड लाइन जो निकलेगी वो ऐसे होगी, इसकी लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ये अपनी लेंथ को घटाने की कोशिश करेगी। क्या करेंगे? दोनों चार्ज आपस में क्लोज आने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, इससे ये भी प्रूव होता है। ठीक है? एंड एक्सपेंड लेटरली, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंड लेटरली मतलब ये अगर साइड बाय साइड है, साइड बाय साइड मतलब अगर ऐसे लाइनें हैं तो ये आपस में एक दूसरे में फोर्स लगाएंगी और ये हो सकता है लाइनें कुछ ऐसे हो जाएं। फिर जब ये साइड बाय साइड होती है लाइनें ऐसे, तो ये आपस में फोर्स लगा के एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे को ये रिपेल करती हैं। ठीक है? तो इससे हम क्या प्रूव करते हैं? इससे हमने क्या प्रूव किया? इससे हमने प्रूव किया कि प्लस चार्ज आपस अपोजिट चार्ज आपस में अटैक करेंगे। इससे हमने ये प्रूव किया। इससे क्या प्रूव करेंगे हम? इससे हम प्रूव करेंगे कि जो सेम चार्ज होते हैं आपस में रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? क्योंकि इसकी फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी और इसकी फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी। अगर साइड बाय साइड हो गई आपस में तो ये रिपेल करेंगे, जैसे यहाँ रिपेल करेंगे, देखो ये, तो ये आपस में रिपेल करेंगी। तो क्या होगा? दूर भागने की कोशिश करेंगी। तो ये प्लस चार्ज दोनों आपस में, क्योंकि ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन आपस में दूर भागने की कोशिश करेंगी क्योंकि रिपेल कर रही है, तो ये चार्ज आपस में क्या होंगे? दूर भागेंगे। अब ये फील्ड लाइन भी आपस में दूर जाएंगी, इनका डिस्टेंस बढ़ेगा। तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ये कहाँ से आता है? इस प्रॉपर्टी से, एक्सपेंड लेटरली। और ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर कहाँ से आता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली से। ठीक है? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम देखते हैं। ये फील्ड जो स्पेस अराउंड द चार्ज है, जहाँ पे कि कोई आपको फोर्स फील होता है
किसी चार्ज का, उसे हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इमेजिनरी स्पेस है अराउंड द चार्ज, जहाँ पे कि कोई और चार्ज अगर आएगा तो उसको एक फील्ड या फोर्स महसूस होगा टुवर्ड द चार्ज और अवे फ्रॉम द चार्ज, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन तो देख चुके ऑलरेडी क्या होती है, वैल्यू कितनी होती है, कैसे निकालते हैं हम लोग, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टॉप करें क्लास को। सर ये वाले प्रेजेंटेशन भी सेंड करोगे ना? हाँ, ये मैं सेंड कर देता हूँ, अभी सेव करता हूँ आपके सामने। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। चलिए, इसको सेव कर रहा हूँ और आपको सेंड कर रहा हूँ। ग्रुप कौन सा आपका? आप लोग अलग अलग ग्रुप में हैं? टेलीग्राम मैं 2 ग्रुप पे भेजा था, फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से कहीं आया कि मैं हमको नहीं मिली। सर आज एक बन गया ग्रुप। आज एक बन गया? यस सर। अच्छा, क्या टेलीग्राम ग्रुप है? यस सर, टेलीग्राम पे सर लिंक भी आया हुआ उसमें चैट में। अच्छा, लिंक आया चैट में, ठीक है, मैं ज्वाइन करके इसमें डाल देता हूँ। ठीक है सर। यस ओके सर। सर फील्ड लाइन का शेप कर्व भी होता है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट भी होता है, तो कुछ सिग्निफाई कर रहे हैं या कुछ ऐसे ही है? सिग्निफाई ये नहीं करता कि फील्ड लाइन हमारी, सिग्निफाई ये करता है कि पास है या दूर है। अगर पास है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पास पास है लाइनें, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सर हम जा सकते हैं? हाँ, बाकी लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। गुड नाइट सर। गुड नाइट। अगर फील्ड लाइन, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। अगर फील्ड लाइन दूर दूर है तो फील्ड वीक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीकर। सर कर्व वीक लाइन को दिखा रहा है। कर्व लाइन क्यों आ रही है? ये सर कर्व क्यों आ रही है, ये पूछ रहा हूँ। कर्व तो यार जब आपस में चार्ज इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो कुछ भी लाइन हो सकती है। मान लो ये प्लस चार्ज था, पहले तो स्ट्रेट लाइन थी इसका, है ना, लेकिन आपने मान लो एक और प्लस चार्ज दिया यहाँ पे, तो अभी आपस में लाइन रिपेल करने लग जाएगी एक दूसरे को, तो ना तो ये स्ट्रेट रहेगी ना ये वाली स्ट्रेट रहेगी, दोनों कर्व हो जाएंगी, ऐसे घूम जाएंगी। यस सर। है ना, कहीं भी कुछ भी रीजन हो सकता है कर्व होने का। ओके सर। ठीक है, तो स्टॉप कर रहे हैं। सर एक चीज पूछनी थी सर, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और मतलब वो कोई शेप बना रहे हैं, तो उनके बीच में मैक्सिमम कितने नल पॉइंट्स हो सकते हैं? कैसी शेप बना रहे हैं? मैंने कहा हेक्सागोन है, क्या है सर? एक पॉलीगन बना रहे हैं। पॉलीगन बना रहे हैं, कितने नल पॉइंट हो सकते हैं उन्हें पॉसिबल? यस सर, कितने नल पॉइंट्स? ऐसा है मान लो केस, नल पॉइंट आपका कितना हो सकता है, तो निकालना पड़ेगा कितने हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक ही होना चाहिए। यहाँ तो होगा ही होगा, तो पक्का है। पॉलीगन के सेंटर, सर्कम सेंटर। एक आप करो कि यहाँ पे फील्ड जीरो हो, फील्ड जीरो होने का मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे जाएंगे ना? कैसे सर जो ये अगर पॉइंट है ये 2D में है, इसको ऐसे ले लें अगर? हाँ सर 3D में ले लो ना। इस लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे उसमें सब में इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे बोल दो यार, लेकिन 3D में नेट फोर्स आ जाएगा ना इधर को। यस सर, फोर्स आ जाएगा। ये तो बैलेंस हो जाएंगे, चलो, लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। आई थिंक अभी तो एक ही दिख रहा है, बाकी तो अगर देखना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बनती है कहीं पे हो सकते हैं। अगर क्या नल पॉइंट, न्यू पॉइंट अगर यहाँ पे हम निकालें तो जीरो हो जाए आपका। आई थिंक मेरे को तो दिख नहीं रहा है, लेकिन दिखना पड़ेगा, फिर भी सोचना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देखा है आपने? सर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखा था मैंने। अच्छा, तो क्या दिया था वहाँ पे, आंसर तो दिया था? सर मतलब वो क्वेश्चन नहीं था, वो एक पार्ट ऑफ थ्योरी था कि एक पॉलीगन के बीच में नंबर ऑफ नल पॉइंट्स थे। अच्छा, मैंने हमारे मेरे को लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है कितने होंगे नल पॉइंट पॉलीगन। अगर आप एक ही होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है, मतलब यहाँ कहीं ले लें पॉइंट, हो सकता है यहाँ पे भी जीरो आ जाए, क्योंकि वेक्टर सम जीरो आना चाहिए ना इनका। जैसे मतलब जो पॉलीगन का सर्कम सेंटर होगा वहाँ पर, यहाँ पे वो तो होगा ही होगा, सर्कम सेंटर तो होगा ही होगा, लेकिन बाकी पॉइंट भी एक बार आपको सोचने पड़ेंगे कि वहाँ पे जीरो होगा या नहीं होगा। अगर मतलब पॉइंट आप यहाँ पे ले लेते हैं कोई, तो यहाँ पे जीरो होगा या नहीं होगा। आपका डिस्टेंस आर स्क्वायर है, वेक्टर का सम तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, वेक्टर का सम जीरो है लेकिन आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो
आई थिंक नहीं आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड टू जीरो, पोटेंशियल साइड जीरो आ सकता है और काउंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मे नॉट बी, आई एम नॉट श्योर, शुड नॉट बी जीरो एट अदर पॉइंट्स। ठीक है, सोचना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर क्या हो गया। थ्योरी क्या थी, थ्योरी में क्या बोल रहा था? मतलब थ्योरी में थी लाइन थी कि नंबर ऑफ नल पॉइंट्स, अगर इसे उसमें दे रखा था कि दो पॉइंट्स के बीच में उसके हम निकाल सकते हैं, जो so, निकाल मैंने सकते उसे एक्सटेंड करके हमें बता दिया सर, मतलब कि पॉलीगॉन हो तो। अच्छा, मैंने आपने बनाया क्वेश्चन या किताब में दिया होगा? इसे नहीं, ऐसे माइंड में आया। अच्छा, माइंड में। तो हाँ हो सकता है, मतलब हो सकता है कि हम लोग अपनी थ्योरी से ना निकाल पाए, जो लोग थ्योरी पढ़ते हैं 12th क्लास तक, ये भी हो सकता है। कुछ और अप्रोच लगाए तो शायद निकाल भी दें मैक्सिमम कितने नंबर पॉइंट होंगे, हो सकता है हमारे अप्रोच से बाहर हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको थ्योरी ये भेज रहा हूँ पीपीटी। ओके सर, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग।